तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का। ये इम्पोर्टेंट लॉज है और इसी के मदद से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस एक्सेट्रा मेजर करते हैं। तो ये आपके दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। दोनों के बीच की दूरी R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to product of the charge and inversely proportional to a square of the distance। दोनों के बीच की दूरी r है। तो f का वैल्यू हो जाएगा सम कांस्टेंट k Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो ये आपके फोर्स का मामला है। अब आपसे कोई पूछे कि कूलम तो ये नहीं जानते थे कि चार्जेस का वैल्यू क्या है, तो उन्होंने कैसे इस लॉ को एस्टैब्लिश किया कि the force of attraction between two point charges is directly proportional to product of the charge। यानी अगर दो चार्जेस हैं और इन चार्जेस के बीच का अगर हम फोर्स लेते हैं तो पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी चार्ज को अगर डबल कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू 4 गुना हो जाएगा इन दोनों को अगर डबल कर देंगे तो। और अगर डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। So according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to product of the charge and inversely proportional to a square of the distance। Point charges का मतलब होता है कि चार्ज का डायमेंशन दोनों के बीच की दूरी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। खैर, अब हम ये बात करना चाहते थे कि कूलम ने ये कैसे एस्टैब्लिश किया। तो मान लीजिए कि ये एक छोटा सा स्फीयर है जिस पर चार्ज Q है। एक आइडेंटिकल चार्ज को आप यहां रख दीजिए। तो इस आइडेंटिकल चार्ज को अगर आप रख देते हैं तो अब इन दोनों स्फीयर पे चार्जेस चूंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो Q/2 और Q/2 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये आपका एक चार्ज है जिस पे पहले से चार्ज Q/2 है, आपने एक दूसरा आइडेंटिकल स्फीयर डाल दिया तो पहले से इस पे Q/2 था तो अब इस पे जो चार्जेस हो जाएंगे Q/4 एंड ऑफ कोर्स यहां Q/4। आपने देखा कि ये चार्जेस हाफ हो गए पहले चार्जेस की। तो इन दोनों के बीच अगर r डिस्टेंस पे फोर्स F है तो कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक क्योंकि ये दोनों हाफ हो गए तो इनका फोर्स F/4 होना चाहिए, जो कि कूलम ने देखा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges। और उन्होंने डिस्टेंस को भी देखा कि डिस्टेंस अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, इन दो चार्जेस के बीच की दूरी अगर पहले 10 सेंटीमीटर है एंड फोर्स का वैल्यू F है, अगर आपने इन चार्जेस के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर कर दी, चार्जेस के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर कर दी गई तो जाहिर सी बात है चूंकि डिस्टेंस हाफ हो गया तो फोर्स का वैल्यू ऑफ कोर्स यहां F/4 होना चाहिए। डिस्टेंस के घटने से फोर्स का वैल्यू 4 गुना बढ़ जाएगा। इसको हम लोग पिक्टोरियली देख सकते हैं
इसे मान लिया जाए कि ये आपका एक स्फीयर है, इस पे चार्जेस देखिए ये मान लीजिए 4 यूनिट है, और एक दूसरा चार्ज है, ये इस पे चार्जेस 2 यूनिट है, और इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब आप इसको, ये जो आपका था स्फीयर, इसको टच करा दीजिए एक आइडेंटिकल स्फीयर से, तो जाहिर सी बात है इस पे अब 2 यूनिट का और इस पे भी 2 यूनिट का चार्ज। इसको भी एक आइडेंटिकल स्फीयर से अगर आप टच कर देते हैं, तो जैसे ही आइडेंटिकल स्फीयर से टच करेंगे, इस पे 1 यूनिट और इस पे 1 यूनिट। तो अब जो हमारा ये सिचुएशन आता है, इस सिचुएशन में इस पे चार्जेस इसके हाफ हो गए Q/2, और ये जो हमारा सिचुएशन आता है इस पे इसका चार्ज हाफ आ जाता है Q'/2, और अब इन दोनों के बीच की दूरी 5 कर दी जाए, 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का फोर्स अगर F था, F इज इक्वल टू Q1 Q2/10 होल स्क्वायर, और F डैश का वैल्यू हो जाएगा Q1/2 Q2/2 एंड 5 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये भी ऑफ कोर्स सम कांस्टेंट K, तो सम कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई ये आपका आ जाएगा 4 और यहां 5 का होल स्क्वायर, तो अगेन ये 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो K Q1 Q2/10 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि इवन विदाउट नोइंग द अमाउंट ऑफ चार्जेस, कूलम ने अपने लॉ को एस्टैब्लिश किया। तो ये बात हम समझ गए कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force of attraction between 2 point charges is directly proportional to product of the charge and inversely proportional to square of the distance। यानी प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज को हम घटाएंगे तो फोर्सेस घट जाएंगे, दूरी को घटाएंगे तो फोर्सेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये जो K है ये आर्बिट्ररी है, K का कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। अगर मैंने K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 रखा, तो K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 है, तो हम लोग F को लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 9 1 कूलम into 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग ये कर सकते हैं F is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, यानी K के वैल्यू से हमने चार्ज को डिफाइन किया। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट मच ऑफ चार्ज जो 1 मीटर की दूरी पर अगर रख दिए जाएं, तो इन दोनों के बीच का फोर्स 9 into 10 to the power 9 न्यूटन हो जाएगा। That is the definition of Coulomb by assuming the value of K to be 9 into 10 to the power 9। ये आर्बिट्ररी था, मैंने 9 into 10 to the power 9 रखा। तो दोनों चार्जेस के बीच अगर 1 कूलम के ये चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 9 into 10 to the power 9। अब देखिए ये जो कूलम्स लॉ है, यहाँ पर इस K का वैल्यू SI सिस्टम में हम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपके फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। The force of attraction between or repulsion between 2 point charges is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, जहां
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 into 10 to the power 9। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 8.85 into 10 to the power -12। तो इस तरीके से हम लोगों ने कूलम्स लॉ को डिफाइन कर दिया। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये कूलम्स लॉ का मामला था। कूलम्स लॉ को बेसिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब व्हेन द डिस्टेंस इज 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हम लोग एंगस्ट्रम के ऑर्डर का 10 to the power -10 मीटर की दूरी पर भी हमने देखा कि कूलम्स लॉ हमारा वैलिड है। तो कूलम्स लॉ हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी वैलिड है। अब हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, बिकॉज द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कूलम्स लॉ को हम लोग जब तक वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो ये पूरा नहीं होगा। सो let us write Coulomb's law in vector form। तो हम लोग दो चार्जेस लेते हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच की दूरी R लेते हैं। जैसे ये आपका पोजीशन वेक्टर है Q1 का और ये पोजीशन वेक्टर है Q2 का। ये आपका R1 है और ये R2 है। हम लोग 1 से 2 की तरफ जो वेक्टर लिखते हैं, फ्रॉम 1 to 2 हमारा वेक्टर जो होगा उसको लिखेंगे R21। क्या लिखेंगे? R21। जैसे दिस इज R1 एंड दिस इज R1 प्लस R is equal to R2. So R is R2 minus R1. This is R21. और ये क्या है? वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2। अगर हमको 2 to 1 लेना है, ऐसे लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे R2 प्लस R डैश, इसको मैंने लिखा R डैश इज इक्वल टू R1। R2 प्लस R डैश इज इक्वल टू R1। सो हमारा ये R डैश जो होगा ये हो जाएगा R1 माइनस R2 R12। ये है आपका वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1। अब हम लोग 1 पे फोर्स लिखते हैं, F12। What is F12? Force on 1 due to 2। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 2 1 पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर 2 1 पे इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1। 1 पे जो फोर्स लगेगा डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1। ये वेक्टर होना चाहिए, डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1। तो आप लिखेंगे F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2
R12. This is a vector directed from 2 to 1. And of course unit vector R21. This is a force on 1 due to 2. Again, F21 is the force on 2 due to 1. And it is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and this is 2 1. This is 2 1 whole square. So दो पर जो फोर्स लगता है एक की वजह से ये ऐसे डायरेक्टेड है. The vector is directed from 1 to 2 and the vector is directed from 1 to 2 is R21. So it is R21. And you can write F12 is equal to minus F21. एक बात और है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर की डायरेक्टेड होगा. दैट इज, मैंने लिख दिया आपको, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इट इज 1 ड्यू टू 2 इधर की तरफ डायरेक्टेड है, जो कि मैंने यहां वेक्टर लिख दिया. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर की तरफ डायरेक्टेड है. अगर ये दोनों नेगेटिव है तभी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. बिल्कुल ये सही है. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा तो F12, अब ये अट्रैक्शन है तो 1 पर 2 इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 whole square, of course R12 and नेगेटिव साइन, चूंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. और ठीक इसी तरीके से F21 अगर हम लिखेंगे तो 2 को 1 इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अब 2 पर जो फोर्स लग रहा हो किधर है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1. अगेन इसको लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 and this is R21 whole square R21. अब अगर आप इसको चाहते हैं इस फोर्स को लिखना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 अट्रैक्शन के केस में minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 whole square R12, and this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2. अब उलट जाएगा, अगर नेगेटिव साइन नहीं देते हैं तो R21 होल स्क्वायर और R2. ठीक इसी तरीके से अगर इस फोर्स को आपको लिखना है तो ये फोर्स आपका हो जाएगा F21 in the case of negative charge. In the case of negative charge, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R21 whole square R21. और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught, this is Q1 Q2, this is R12 whole square R12. तो आपने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया. अब अगले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन पर लिखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे. थैंक यू.